दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टोइसिज्म के बारे में। स्टोइसिज्म वो फिलॉसफी है जिसको अगर हम दिल से फॉलो करें तो हम ज़्यादा अडैप्टिव, खुश, गुणी और बुद्धिमान बन सकते हैं, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। मार्क्स ऑरेलियस, फ्रेडरिक द ग्रेट, मॉन्टेन, जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, थियोडोर रूजवेल्ट, जनरल जेम्स मैटिस सभी स्टोइक दर्शन से प्रभावित थे। तो स्टोइसिज्म क्या है? स्टोइक कौन थे? आप स्टोइक कैसे हो सकते हो? स्टोइसिज्म के महान दार्शनिक सेनेका कहते हैं, सभी लोगों में से केवल वे ही संतोष में हैं जो चिंतन के लिए समय निकालते हैं। केवल वे ही वास्तव में जीवित रहते हैं। वे केवल अपने दिनों पर अच्छी नजर रखने से संतुष्ट नहीं होते। वे हर युग को अपने साथ जोड़ लेते हैं। अतीत की सारी फसल उनके भंडार में जुड़ जाती है। स्टोइसिज्म के 4 गुण क्या हैं? साहस, संयम, न्याय और बुद्धि। वे स्टोइक दर्शन में सबसे आवश्यक मूल्य हैं। मार्क्स ऑरेलियस लिखते हैं, यदि आपके जीवन में किसी बिंदु पर आपको न्याय, सत्य, आत्मनियंत्रण और साहस से बेहतर कुछ भी मिलना है तो वास्तव में एक असाधारण बात होगी। ये लगभग 20 शताब्दी पहले की बात है। हमने तब से बहुत सी चीजें खोजी हैं। ऑटोमोबाइल, इंटरनेट, उन बीमारियों का इलाज जो पहले मौत की सजा थी, लेकिन क्या हमें इनसे बेहतर कुछ मिला है? बहादुर होने से, संयम और संयम से बढ़कर, जो सही है उसे करने से बेहतर, सच्चाई और समझ से बढ़कर? नहीं, हमें नहीं मिला और इसकी संभावना भी नहीं है कि हम कभी ऐसा करेंगे। जीवन में हम जिस भी चीज का सामना करते हैं वो इन 4 लक्षणों के साथ प्रतिक्रिया करने का एक अवसर है। तो आइए पहले स्टोइक गुण की चर्चा करते हैं। साहस। यदि आपने कॉर्मेक मैककार्थी का गहरा और सुंदर उपन्यास ऑल द प्रिटी हॉर्सेस पढ़ा है तो आपको वो महत्वपूर्ण प्रश्न याद होगा जो एमिलियो पेरेस ने जॉन ग्रैडी से पूछा था, जो जीवन की मूल में है और एक सार्थक जीवन जीने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए। दुनिया जानना चाहती है कि क्या आपके पास हिम्मत है, यदि आप बहादुर हैं। स्टोइक्स ने इसे थोड़ा अलग ढंग से व्यक्त किया होगा। सेनेका कहेंगे कि उसे वास्तव में उन लोगों पर दया आती है जिन्होंने कभी दुर्भाग्य का अनुभव नहीं किया है। आप बिना किसी प्रतिद्वंदी के जीवन से गुजरे हैं। कोई भी कभी नहीं जान सकता कि आप क्या करने में सक्षम हैं, यहाँ तक कि आप भी नहीं। दुनिया जानना चाहती है आपको किस श्रेणी में रखा जाए। यही कारण है कि वो कभी कभी आपके सामने कठिन परिस्थितियां भेज देगी। इन्हें असुविधाओं या त्रासदियों के रूप में नहीं, बल्कि अवसरों के रूप में, प्रश्नों के उत्तर के रूप में सोचें। क्या मेरे पास हिम्मत है? क्या मैं बहादुर हूं? क्या मैं इस समस्या का सामना करूंगा या इससे दूर भागूंगा? क्या मैं खड़ा हो जाऊंगा या लुढ़क जाऊंगा? अपने कार्यों को रिकॉर्ड में प्रतिक्रिया दर्ज करने दें और उन्हें आपको याद दिलाने दें कि साहस सबसे महत्वपूर्ण चीज क्यों है। आइए दूसरे स्टोइक गुण के बारे में बात करते हैं। संयम। निसंदेह जीवन इतना सरल नहीं है कि ये कहा जाए कि साहस ही मायने रखता है, जबकि हर कोई स्वीकार करेगा कि साहस आवश्यक है। हम सभी ऐसे लोगों से भी अच्छी तरह परिचित हैं जिनकी बहादुरी लापरवाही में बदल जाती है और गलती बन जाती है जब वे खुद को और दूसरे को खतरे में डालना शुरू कर देते हैं। एरिस्टोटल, जो महान ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने गोल्डन मीन नाम से मशहूर मेटाफोर में मुख्य उदाहरण के रूप में साहस का उपयोग किया था। उन्होंने कहा, स्पेक्ट्रम के एक छोर पर कायरता थी, ये साहस की कमी है। दूसरी ओर लापरवाही थी, अत्यधिक साहस। जिस चीज की आवश्यकता थी, जो हमें
तब चाहिए थी वो गोल्डन मीन था, सही मात्रा। संयम या संयम का यही मतलब है, जरूरत से ज्यादा कुछ ना करना, सही काम को सही मात्रा में सही तरीके से करना, क्योंकि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। एरिस्टोटल ने भी कहा था, इसलिए उत्कृष्टता एक कार्य नहीं है बल्कि एक आदत है। दूसरे शब्दों में सदाचार और उत्कृष्टता जीवन जीने का एक तरीका है। ये मूलभूत है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, और ये सिस्टम जिस कोड पर काम करता है वो आदत है। जैसा कि एपिक्टेटस ने बाद में कहा, क्षमता की पुष्टि की जाती है और इसके संबंधित कार्यों में वृद्धि होती है। चलने से चलना और दौड़ने से दौड़ना। इसलिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इसकी आदत बनाएं। इसलिए यदि हम खुश रहना चाहते हैं, यदि हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम महान बनना चाहते हैं, तो हमें क्षमता विकसित करनी होगी। हमें दिन प्रतिदिन की आदतें विकसित करनी होगी जो इसे संभव बनाती हैं। ये अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि प्रभावशाली परिणाम या भारी बदलाव कठिन प्रयास या जादुई फॉर्मूले के बिना संभव है। छोटे छोटे समायोजन, अच्छी प्रणालियां, सही प्रक्रियाएं, यही तो आवश्यक है। आइए तीसरे स्टोइक गुण के बारे में बात करते हैं, न्याय। बहादुर होना, सही संतुलन ढूंढना, ये मूल स्टोइक गुण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण है सही काम करना। न्याय से अधिक महत्वपूर्ण कोई स्टोइक गुण नहीं है, क्योंकि ये अन्य सभी को प्रभावित करता है। मार्क्स ऑरियलिस ने स्वयं कहा था कि न्याय अन्य सभी गुणों का सूत्र है। पूरे इतिहास में स्टोइक ने महान कार्य करने और उन लोगों और विचारों की रक्षा करने के लिए जिन्हें वे प्यार करते हैं, कई बार बड़े व्यक्तिगत जोखिम और बड़े साहस के साथ न्याय के लिए प्रेरित और वकालत की है। कैटो ने रोमन गणराज्य की पुनर्स्थापित करने के प्रयास में अपना जीवन दे दिया, और थ्रेसिया और एग्रिपिनस ने नीरो के अत्याचार का विरोध करते हुए अपना बलिदान दे दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन ने एक नया राष्ट्र बनाया जो लोकतंत्र और न्याय के लिए लड़ने के लिए काफी हद तक कैटो और उन अन्य स्टोइक के दर्शन से प्रेरित था। एपिक्टेटस के अनुवादक थॉमस वेंटवर्थ हिंगनसन ने अमेरिकी गृह युद्ध में सैनिकों की एक ब्लैक पीपल की रेजिमेंट का नेतृत्व किया। पिटराइस वेब, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना में मदद की और जिन्होंने सबसे पहले सामूहिक सौदेबाजी के विचार की संकल्पना की, नियमित रूप से मार्क्स ऑरियलिस को पढ़ते थे। अनगिनत कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने महत्वपूर्ण आदर्शों के लिए लड़ने में मार्गदर्शन करने के लिए स्टोइसिज्म की ओर रुख किया। एक स्टोइक को गहराई से विश्वास करना चाहिए कि एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। सफल सक्रियता और राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए समझ और रणनीति के साथ साथ यथार्थवाद और आशा की आवश्यकता होती है। इसके लिए बुद्धिमत्ता, स्वीकृति और यथास्थिति को स्वीकार करने इनकार की भी आवश्यकता होती है। एक स्टोइक दुनिया को स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन ये भी स्पष्ट रूप से देखता है कि दुनिया क्या हो सकती है। आइए बात करते हैं चौथे स्टोइक गुण यानी कि बुद्धि की। बुद्धि, साहस, संयम, न्याय, ये जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में साहस की आवश्यकता होती है? सही मात्रा क्या है? सही बात क्या है? यहीं पर अंतिम और आवश्यक गुण आता है बुद्धि, समझ, शिक्षा, दुनिया को नेविगेट करने के लिए आवश्यक अनुभव। स्टोइक्स द्वारा बुद्धि को सदैव महत्व दिया गया है। ज़ेनो ने कहा कि हमें 2 कान और 1 मुंह एक कारण से दिया गया है, बोलने से ज्यादा सुनने के लिए। और चूंकि हमारे पास 2 आंखें हैं, इसलिए हम बोलने से ज्यादा पढ़ने और निरीक्षण करने के लिए पाते हैं। आज ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने पास मौजूद जानकारी के विशाल भंडार और एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक वास्तविक ज्ञान के बीच
अंतर करने में सक्षम हों। ये महत्वपूर्ण है कि हम अध्ययन करें, कि हम अपना दिमाग हमेशा खुला रखें। एपिक्टेटस ने कहा, आप वो सीख नहीं सकते जो आप सोचते हो कि आप पहले से ही जानते हो। यही कारण है कि हमें न केवल विनम्र छात्र बनने की जरूरत है, बल्कि महान शिक्षकों की भी तलाश करनी है। इसीलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए हम प्रशिक्षण बंद नहीं कर सकते। लक्ष्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सही प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है। हजारों वर्षों की ज्वलंत अंतर्दृष्टि दुनिया के लिए उपलब्ध है। ये संभावना है कि आपके पास अपनी उंगलियों पर कुछ भी सीखने की शक्ति है। इसलिए आज धीमे होकर, विचारशील होकर और जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता है उसे प्राप्त करके ज्ञान के स्टोइक गुण का सम्मान करें। 2 आंखें 2 कान, एक विद्यार्थी बने रहें, तदनुसार कार्य करें, बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से। स्टोइक कैसे बने? शुरुआत करने के लिए 9 स्टोइक एक्सरसाइजेज हैं। पहली, नियंत्रण की लड़ाई। एपिक्टेटस कहते हैं, जीवन में मुख्य कार्य बस यही है, मामलों को पहचानना और अलग करना, ताकि मैं अपने आप को स्पष्ट रूप से बता सकूं कि कौन सी बाहरी चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है और कौन से विकल्प हैं जिन्हें मैं वास्तव में नियंत्रित करता हूं। फिर मैं अच्छाई और बुराई की तलाश कहां करूं? और नियंत्रित बाहरी चीजों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के उन विकल्पों के लिए जो मेरे अपने हैं। स्टोइक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास ये अंतर करना है कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं, हमारा किस पर प्रभाव है और किस पर नहीं। मौसम की वजह से उड़ान में देरी हो रही है, किसी एयरलाइन प्रतिनिधि पर चिल्लाने से कोई तूफान खत्म नहीं होगा। कोई भी इच्छा आपको लंबा या छोटा नहीं बनाएगी या किसी अलग देश में पैदा नहीं करेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते। और इसके अलावा इन अचल वस्तुओं पर खुद को झोंकने में बिताया गया समय उन चीजों पर खर्च किया जाने वाला समय नहीं है जिन्हें हम बदल सकते हैं। प्रत्येक कठिन परिस्थिति में प्रतिदिन इस प्रश्न पर लौटें, जर्नल बनाएं और उस पर लगातार चिंतन करें। यदि आप ये स्पष्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि आपके दिन के कौन से हिस्से आपके नियंत्रण में हैं और कौन से हिस्से आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो आप न केवल अधिक खुश रहेंगे, बल्कि आपको अन्य लोगों की तुलना में एक अलग फायदा होगा, जो ये महसूस करने में विफल रहते हैं कि एक अजेय लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, जर्नल राइटिंग। ग्रांट ब्लैशर्ड कहते हैं, रोमन कमांडरों के मार्च और जवाबी मार्च के बारे में अब कुछ ही लोग परवाह करते हैं। सदियों से जो चीज जीवित है वो एक ऐसे व्यक्ति के विचारों की नोटबुक है जिसका वास्तविक जीवन काफी हद तक अज्ञात था, जिसने आधी रात के अंधेरे में दिन की घटनाओं या कल की योजनाओं को नहीं, बल्कि कहीं अधिक स्थायी रुचि के आदर्शों को रखा था। एपिक्टेटस स्लेव थे, मार्कस ऑरियलिस सम्राट थे और सेनेका नाटककार थे। इन 3 बिल्कुल अलग व्यक्तियों ने बिल्कुल अलग जीवन जिया, लेकिन ऐसा लगता है उनमें एक आदत समान थी, जर्नलिंग। एपिक्टेटस ने अपने छात्रों को चेतावनी दी थी कि फिलॉसफी एक ऐसी चीज है जिसे उन्हें दिन ब दिन लिखना चाहिए, कि ये लेखन वो है कि उन्हें खुद का अभ्यास कैसे करना चाहिए। जर्नलिंग के लिए सेनेका का पसंदीदा समय शाम का था। जब अंधेरा हो गया और उनकी पत्नी सो गई, तो उसने एक दोस्त को समझाया, मैं अपने पूरे दिन की जांच करता हूँ और जो मैंने किया है और कहा है उस पर फिर से विचार करता हूँ। खुद से कुछ भी नहीं छिपाता, कुछ भी नजरअंदाज नहीं करता। फिर वो बिस्तर पर जाता और पाता कि इस आत्मनिरीक्षण के बाद जो नींद आती है वो विशेष रूप से मधुर थी। और मार्क्स वो पत्रकारों में सबसे प्रतिभाशाली थे और हम बहुत भाग्यशाली हैं
कि उनकी रचनाएं हमारे पास जीवित हैं, जिसका शीर्षक है टू हिमसेल्फ, यानी खुद के लिए। स्टोइसिज्म में जर्नलिंग की कला कुछ साधारण डायरी से कहीं अधिक है। ये दैनिक अभ्यास ही फिलॉसफी है। आने वाली दिन की तैयारी, उस दिन पर विचार करना जो बीत गया, अपने आप को उस ज्ञान की याद दिलाना जो हमने अपने शिक्षकों से, अपने पढ़ने से, अपने स्वयं के अनुभवों से सीखा है। इन पाठों को केवल एक बार सुनना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय व्यक्ति उन्हें बार बार अभ्यास करता है, उन्हें अपने दिमाग में रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें लिखता है, और ऐसा करते समय उन्हें अपनी उंगलियों के माध्यम से बहता हुआ महसूस करता है। स्टोइसिज्म को एक अभ्यास और एक दिनचर्या के रूप में डिजाइन किया गया है। ये कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है जिसे आप एक बार पढ़ लें और जादुई ढंग से आत्मा के स्तर पर समझ लें। नहीं, ये एक जीवन प्रयास है जिसके लिए परिश्रम, दोहराव और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जर्नलिंग स्टोइसिज्म है। एक के बिना दूसरे का होना लगभग असंभव है। तीसरा, दुर्भाग्य का अभ्यास करें। सेनेका कहते हैं, ये सुरक्षा के समय में है कि आत्मा को कठिन समय के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जबकि भाग्य उस पर मेहरबान हो रहा है, तो समय आ गया है कि उसे उसकी असफलताओं के खिलाफ मजबूत किया जाए। सेनेका, जिन्होंने नीरो के सलाहकार के रूप में प्रचुर धन का आनंद लिया, ने सुझाव दिया कि हमें गरीबी का अभ्यास करने के लिए हर महीने कुछ निश्चित दिन निर्धारित करने चाहिए। थोड़ा भोजन करें, अपने सबसे खराब कपड़े पहनें, अपने घर और बिस्तर के आराम से दूर हो जाएं। उन्होंने कहा, अपने आप को अभाव के आमने सामने रखें। आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं इसी से डरता था? ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये एक अभ्यास है। मतलब दुर्भाग्य के बारे में सोचना नहीं, उसे जीना है। आराम सबसे बुरी तरह की गुलामी है, क्योंकि आप हमेशा डरते रहते हैं कि कोई उसे छीन लेगा। लेकिन यदि आप दुर्भाग्य का केवल अनुमान ही नहीं लगा सकते, बल्कि उसका अभ्यास भी कर सकते हैं, तो संयोग आपके जीवन को बाधित करने की अपनी क्षमता खो देता है। चिंता और भय जैसी भावनाओं की जड़ें अनिश्चितता में होती है और शायद ही कभी अनुभव में होती है। इसका समाधान उस अज्ञानता के बारे में कुछ करना है। अपने आप को उन चीजों, सबसे खराब स्थिति से परिचित कराएं जिनसे आप डरते हैं। आप जिस चीज से डरते हैं उसका अभ्यास करें, चाहे वो आपके दिमाग में अनुकरण हो या वास्तविक जीवन में। नकारात्मक पक्ष लगभग हमेशा क्षणिक होता है। चौथा, परसेप्शंस को ट्रेन करें। मार्क्स और यालिस कहते हैं, नुकसान ना उठाना चुनें और आपको नुकसान महसूस नहीं होगा। आपको नुकसान महसूस नहीं होगा और आपको नुकसान नहीं होगा। स्टोइक्स के पास टर्निंग द ऑब्स्टिकल्स अपसाइड डाउन नामक एक अभ्यास था। उनका अभिप्राय ये था कि दर्शन शास्त्र की कला का अभ्यास न करना असंभव बना दिया जाए, क्योंकि यदि आप किसी समस्या को ठीक से उलट सकते हैं तो प्रत्येक बुरा अच्छाई का एक नया सूत्र बन जाता है। एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि आप किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सहयोग करने के लिए अनिच्छुक है या अनिच्छुक होकर प्रतिक्रिया देते हैं। अभ्यास कहता है, आपके जीवन को और अधिक कठिन बनाने के बजाय वे वास्तव में आपको नए गुणों की ओर निर्देशित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, धैर्य या समझ जैसे आपके किसी करीबी की मृत्यु धैर्य दिखाने का मौका होता है। मार्क्स और यालिस ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, कार्यवाही में बाधा कार्यवाही को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा होता है वही रास्ता बन जाता है। बराक ओबामा के सिखाने योग्य क्षणों के पीछे भी यही सोच है। चुनाव से ठीक पहले जो क्लैन ने ओबामा से पूछा कि उन्होंने रेवरेंड राइट घोटाले पर प्रतिक्रिया देने का निर्णय कैसे लिया, उन्होंने कुछ इस तरह कहा, जब कहानी सामने आई तो मुझे एहसास हुआ कि सबसे अच्छी बात नुकसान को नियंत्रित करना नहीं था,
कि अमेरिकियों से वयस्कों की तरह बात करना था। और इसके बाद ओबामा ने अपनी लाइफ की लैंडमार्क स्पीच दी। उद्यमियों के बारे में आम धारणा यह है कि वो अवसरों का लाभ उठाते हैं, यहाँ तक कि अवसर पैदा भी करते हैं। स्टोइक के लिए सब कुछ अवसर है, किसी प्रियजन की मृत्यु, इनमें से कोई भी शब्द इसके सामान्य अर्थ में अवसर नहीं है। वास्तव में वे इसके विपरीत हैं, वे बाधाएं हैं। स्टोइक जो कहता है, स्टोइक जो करता है, वो हर बाधा को अवसर में बदल देता है। स्टोइक का अभ्यास करने में कोई अच्छा या बुरा नहीं है, केवल आभास है। आप धारणा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप अपनी पहली प्रतिक्रिया को वैराग्य से जोड़ते हैं तो आप पाएंगे हर चीज बस एक अवसर है। 5वां, याद रखें ये सब क्षणभंगुर है। सिकंदर महान और उसका खच्चर चालाक दोनों मर गए और दोनों के साथ एक ही बात हुई। मार्क्स ऑरियालिस ने खुद को परिप्रेक्ष्य हासिल करने और संतुलित रहने में मदद करने के लिए एक सरल और प्रभावी अनुस्मारक लिखा। उन लोगों की सूची बनाएं जिन्हें किसी बात पर तीव्र गुस्सा आया। सबसे प्रसिद्ध, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे अधिक नफरत, सबसे अधिक जो भी, अब वो सब कहाँ है? धुआं, धूल, किंवदंती या कोई किंवदंती भी नहीं। सभी उदाहरणों के बारे में सोचें और जिन चीजों को हम इतनी शिद्दत से चाहते हैं वे कितनी तुच्छ हैं। अभ्यास के बिंदु पर लौटते हुए ये सरल है। याद रखें कि आप कितने छोटे हैं। उस मामले में याद रखें कि हर चीज कितनी छोटी होती है। याद रखें कि उपलब्धियां क्षणिक हो सकती हैं और उन पर आपका कब्जा बस एक पल के लिए होता है। यदि सब कुछ क्षणभंगुर है तो क्या फर्क पड़ता है? अभी मायने रखता है एक अच्छे इंसान होना और अभी सही काम करना। यही मायने रखता है और यही स्टोइक्स के लिए महत्वपूर्ण था। सिकंदर महान को लीजिए, जिसने ज्ञात विश्व पर विजय प्राप्त की और उसके सम्मान में शहरों के नाम रखे। ये सामान्य ज्ञान है। स्टोइक्स ये भी बताते हैं कि एक बार नशे में होने पर अलेक्जेंडर अपने सबसे प्यारे दोस्त क्लिटस के साथ झगड़े में पड़ गया और गलती से उसे मार डाला। इसके बाद वो इतना निराश हो गया कि वो 3 दिन तक कुछ खा पी नहीं सका। पूरी ग्रीस से सोफिस्टों को ये देखने के लिए बुलाया गया कि वे उसके दुख के बारे में क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या यही सफल जीवन की पहचान है? व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यदि आप परिप्रेक्ष्य खो देते हैं और अपने आसपास के लोगों को ठेस पहुंचाते हैं तो ये बहुत कम मायने रखता है कि आपका नाम मानचित्र पर अंकित हो। अलेक्जेंडर की गलती से सीखें, विनम्र और ईमानदार तथा जागरूक रहें। ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपने जीवन के हर दिन पा सकते हैं। आपको कभी भी ये डर नहीं होगा कि कोई इसे आपसे छीन लेगा या इससे भी बदतर ये आप पर कब्जा कर लेगा। 6, ऊपर से दृश्य ले। प्लेटो ने इसे कितनी खूबसूरती से रखा है। जब भी आप लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप एक विहंगम दृष्टि से देखें और एक ही बार में सब कुछ देखें। सभाओं, सेनाओं, खेतों, शादियों और तलाक, जन्म और मृत्यु, शोरगुल वाले कोर्ट रूम या शांत स्थान, हर विदेशी लोग, छुट्टियां, स्मारक, बाजार, सभी एक साथ मिश्रित हो गए और विपरीत युग्म में व्यवस्थित हो गए। मार्क्स ऑरियालिस। मार्क्स अक्सर एक अभ्यास करते थे जिसे ऊपर से दृश्य लेना या प्लेटो का दृष्टिकोण कहा जाता है। ये हमें एक कदम पीछे हटने, जूम आउट करने और जीवन को अपने से अधिक सुविधाजनक बिंदु से देखने के लिए आमंत्रित करता है। ये अभ्यास सभी लाखों और लाखों लोगों, सभी सेनाओं, खेतों, शादियों, तलाक, जन्म और मृत्यु की कल्पना करते हुए हमें परिप्रेक्ष्य लेने के लिए प्रेरित करता है और पिछले अभ्यास की तरह हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं। ये
हमें पुनर्निर्देशित करता है। और जैसा कि स्टोइक विद्वान पियरे हैडॉट ने कहा है, ऊपर से दृष्टि चीजों हमारे मूल्य निर्णय को बदल देता है। विलासिता, शक्ति, युद्ध और रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं हास्यास्पद हो जाती हैं। ये देखना कि चीजों की विशाल योजना में हम कितने छोटे हैं, इस अभ्यास का केवल एक हिस्सा है। दूसरा अधिक सूक्ष्म बिंदु वो है जिसे स्टोइक लोग सहानुभूति कहते हैं या संपूर्ण मानवता के साथ पारस्परिक निर्भरता कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल के रूप में, जो वास्तव में ऊपर से दृश्य का वास्तविक अनुभव करने वाले पहले लोगों में से एक थे, ने कहा, In outer space, you develop an instant global consciousness, a people orientation, an intense dissatisfaction with the state of the world, and a compulsion to do something about it. अपनी चिंताओं में एक कदम पीछे हटें और खुद को दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाएं। प्लेटो का दृष्टिकोण लें। 7वां, मेमेंटो मोरी, अपनी मृत्यु पर ध्यान दें। आइए हम अपने दिमाग को इस तरह तैयार करें जैसे कि हम जीवन में के बिल्कुल अंत में आ गए हों। आइए हम कुछ भी स्थगित ना करें। आइए हम प्रत्येक दिन जीवन की पुस्तकों को संतुलित करें। जो हर दिन अपने जीवन को अंतिम रूप देता है, उसके पास कभी भी समय की कमी नहीं होती। उपरोक्त सेनेका का उदाहरण मेमेंटो मोरी का हिस्सा है। मृत्यु पर प्रतिबिंब की प्राचीन प्रथा जो सोक्रेटिस के समय से चली आ रही है, जिन्होंने कहा था कि दर्शन का उचित अभ्यास मरने और मृत होने के अलावा और कुछ नहीं है। मार्क्स ऑरियलिस ने अपने ध्यान में लिखा है कि आप अभी जीवन छोड़ सकते हैं। इसे ये निर्धारित करने दें आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। ये एक व्यक्तिगत अनुस्मारक था कि आप सदाचार का जीवन जीना जारी रखें और प्रतीक्षा ना करें। अपनी मृत्यु पर ध्यान करना केवल निराशाजनक है यदि आप उद्देश्य से चूक गए हैं। स्टोइक्स को यह विचार स्फूर्तिदायक और विनम्र लगता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि सेनेका की जीवनियों में से एक का शीर्षक डाइंग एवरी डे है। आखिरकार ये सेनेका ही है जिन्होंने हमें अपनी मृत्यु की याद दिलाते हुए खुद से ये कहने को आग्रह किया कि बिस्तर पर जाते समय आप शायद कल नहीं उठेंगे और जागते समय शायद आप फिर कभी नहीं सोएंगे। या जैसे कि एक अन्य स्टोइक एपिक्टेटस ने अपने छात्रों से आग्रह किया, प्रत्येक दिन अपनी आंखों के सामने मृत्यु और निर्वासन को रखें, साथ ही वो सब कुछ जो भयानक लगता है। ऐसा करने से आपके पास कभी भी आधार विचार नहीं होगा और ना ही आपके पास अत्यधिक इच्छा होगी। इन अनुस्मारकों का उपयोग करें और प्रतिदिन उन पर ध्यान करें। उन्हें आपके जीवन को पूर्ण रूप से जीने और एक सेकंड भी बर्बाद न करने का आधार बनने दें। 8वां, प्रीमेडिटेटियो मैलोरम, जिस चीज की बिल्कुल अनदेखी की जाती है उसका प्रभाव अधिक विनाशकारी होता है और अप्रत्याशिता किसी आपदा के वजन को बढ़ा देती है। ये सुनिश्चित करने का एक कारण है कि कोई भी चीज हमें कभी आश्चर्यचकित नहीं करेगी। हमें हर मोड़ पर अपने विचारों को सामने रखना चाहिए। केवल सामान्य घटनाओं के बजाय हर संभावित घटना को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें अपने दिमाग में याद रखें। निर्वासन, यातना, युद्ध, जहाज की तबाही, हमारी मानव जाति की सभी शर्तें हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए। सेनेका कहते हैं, प्रीमेडिटेटियो मैलोरम, बुराइयों का पूर्व ध्यान, उन चीजों की कल्पना करने का एक कठोर अभ्यास है जो गलत हो सकती हैं या हमसे छीन ली जा सकती हैं। ये हमें जीवन की अपरिहार्य असफलताओं के लिए तैयार होने में मदद करता है। हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हमारा अधिकार है, भले ही हमने उसे अर्जित किया हो। हर चीज उतनी साफ और सीधी नहीं होती जितना हम सोचते हैं कि वे हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से
हमें ऐसा होने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। लचीलापन और ताकत बनाने के लिए ये स्टोइक टूल किट में सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। उदाहरण के लिए सनिका अपनी योजनाओं की समीक्षा या पूर्वाभ्यास में से शुरुआत करेगा, जैसे यात्रा करना, और फिर अपने दिमाग में या जर्नलिंग में, जैसा कि हमने ऊपर कहा था, वो उन चीजों पर विचार करेगा जो गलत हो सकती हैं या इसे होने से रोक सकती हैं। एक तूफान उठ सकता है, कप्तान बीमार पड़ सकता है, जहाज पर समुद्री डाकुओं द्वारा हमला किया जा सकता है। उन्होंने एक मित्र को लिखा, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी आशा के विपरीत कुछ भी नहीं होता, ना ही सभी चीजें उसके लिए वैसी होती हैं जैसा वो चाहता है, बल्कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। और सबसे बढ़कर उसने सोचा कि कुछ चीजें उसकी योजनाओं को अवरुद्ध कर सकती हैं। इस अभ्यास को करने से सनिका हमेशा व्यवधान के लिए तैयार रहता था और उस व्यवधान को हमेशा अपनी योजनाओं में शामिल करता था। उसे हार या जीत के लिए फिट किया गया था। 9वां, अमोर फाती। मार्क्स ऑरियलिस कहते हैं, केवल वही प्यार करना जो घटित होता है, जो नियति में था। इससे बड़ा कोई सामंजस्य नहीं। महान जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने मानव महानता के लिए अपने सूत्र का वर्णन अमोर फाती यानी कि भाग्य का प्यार के रूप में किया था। वो चाहता है कि कुछ भी अलग ना हो, ना आगे ना पीछे, ना पूरी अनंत काल तक। जो आवश्यक है उसे ना केवल सहन करें, उसे छिपाएं भी नहीं, बल्कि उसे प्रेम करें। स्टोइक लोग न केवल इस दृष्टिकोण से परिचित थे, बल्कि उन्होंने इसे अपनाया भी था। 2000 साल पहले अपनी निजी पत्रिका, जिसे मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है, में लिखते हुए सम्राट मार्क्स ऑरियलिस ने कहा था कि एक धधकती हुई आग, उसमें फेंकी गई हर चीज से ज्वाला और चमक पैदा करती है। एक अन्य स्टोइक एपिक्टेटस ने एक अपंग दास के रूप में विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है, ने भी यही कहा, चीजों को उस तरह से घटित होने की आशा मत करो जैसा तुम चाहते हो, बल्कि ये चाहो कि जो होता है वैसा ही हो, तब तुम खुश रहोगे। यही कारण है कि अमोर फाती एक स्थिर अभ्यास और मानसिकता है, जिसे आप घटित होने वाली किसी भी चीज से सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपनाते हैं। प्रत्येक क्षण को, चाहे वो कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, एक ऐसी चीज के रूप में मानना जिसे अपनाया जाना चाहिए, टाला नहीं जाना चाहिए। न केवल इसके साथ ठीक रहें, बल्कि इसे प्यार करें और इसके लिए बेहतर बने, ताकि आग में ऑक्सीजन की तरह बाधाएं और प्रतिकूलताएं आपकी क्षमता के लिए ईंधन बन जाएं।